गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार रात में नहीं किया जाना चाहिए। और आपने देखा होगा हमारे देश में भी हम जिन संस्कारों को मानते हैं हिंदू धर्म में, उसमें भी ये कहा जाता है कि अंतिम संस्कार रात में ना किया जाए तो बेहतर है। वैसे तो ये सिर्फ एक मान्यता की बात है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति अब ऐसी हो चुकी है कि अब यहां रात में भी चिताएं जल रही हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी अब एक लंबी वेटिंग लिस्ट है। हम माफी चाहते हैं कि आज शुरुआत में ही हम आपको इस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन ये मजबूरी है। दिल्ली में अंतिम संस्कार के लिए लोगों को अब कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है और इसका नतीजा ये है कि अब शमशान घाटों पर रातों में भी चिताएं जल रही हैं। इस समय आपको ये तस्वीरें दिखाना तो हम नहीं चाहते थे, लेकिन अब जब तक ये कड़वा सच आप देखते नहीं हैं, आपको इस मामले की गंभीरता समझ में नहीं आती। इसलिए मजबूरी में हमें आपको आज ये तस्वीरें शुरुआत में दिखानी पड़ रही हैं, ताकि पूरे देश के जो लोग हैं कम से कम इन तस्वीरों को देखकर तो समझ जाएं। हमने बहुत पहले ही इस बात का अंदेशा जताया था आप सबके साथ, और आपसे कई बार कहा था कि अगर आप लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो भारत की हालत भी यूरोप के उन देशों की तरह हो सकती है जहां कोरोना वायरस की वजह से अस्पतालों में शव रखने तक की जगह नहीं बची थी। ये स्थिति इसलिए आई है क्योंकि हमारे देश की सरकारें, हमारा प्रशासन, सिस्टम और आम लोग अपने कर्तव्यों और कोरोना के खतरों के प्रति ईमानदार नहीं रहे। ईमानदारी न बरतने का नतीजा ये हुआ कि देश में एक बार फिर से लॉकडाउन के लौट आने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। हम आज ये तो नहीं कह रहे कि लॉकडाउन हो ही जाएगा, लेकिन अब बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि लॉकडाउन मजबूरी में लगाना पड़ेगा। तमाम दावों के बावजूद कोरोना वायरस की वैक्सीन अब भी कुछ महीनों दूर है और इससे बचने का फिलहाल एक ही उपाय है, और वो उपाय है ईमानदारी। लेकिन जब समाज में एक व्यक्ति भी ईमानदारी बरतना भूल जाता है, एक व्यक्ति भी अगर बेईमानी कर देता है, तो इसका खामियाजा पूरे देश को उठाना पड़ता है। और इस बात को आप दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के एक उदाहरण के जरिए समझिए। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में कोरोना से संक्रमित हो गया और जब उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की गई तो उसने बताया कि उसने इस रेस्टोरेंट से सिर्फ एक पिज्जा खरीदा था, यानी वो यहां एक पिज्जा खरीदने के लिए गया था। लेकिन इस बीच इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले कई कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे। इसके बाद दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि वहां के प्रशासन और सरकार को लगा कि जिस व्यक्ति ने सिर्फ कुछ मिनट इस रेस्टोरेंट में बिताने के बाद इतने सारे लोगों को संक्रमित कर दिया, उसके शरीर में जरूर कोरोना वायरस का कोई ऐसा स्ट्रेन मौजूद है जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, घातक है। और इस नतीजे पर पहुंचने के बाद दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में बहुत सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। दुकानें और दफ्तर बंद कर दिए गए और यहां तक कि लोगों के घर से बाहर निकलने पर भी सख्त पाबंदी लगा दी गई। इसे कहा गया कि यह पूरी दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन है, जहां पर परिवार में से भी सिर्फ एक व्यक्ति ही बाहर निकल सकता था। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि इस संक्रमित व्यक्ति ने झूठ बोला था। इस व्यक्ति ने रेस्टोरेंट में वहां से पिज्जा नहीं खरीदा था, बल्कि ये व्यक्ति वहां काम करता था। यानी इसने ये बताया कि ये उस रेस्टोरेंट में गया था पिज्जा खरीदने के लिए, लेकिन बाद में सच ये पता चला कि ये खरीदने नहीं गया था, ये कस्टमर नहीं था, बल्कि ये खुद वहां काम करता था। और इस व्यक्ति ने लगातार वहां अलग अलग शिफ्ट्स में काम किया था। इसके बाद दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में लगाए गए 6 दिन के इस सख्त लॉकडाउन को शनिवार आधी रात के बाद हटाने की घोषणा की गई और कहा गया कि अब दुकानें और दफ्तर भी खोले जा सकते हैं। ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले 18 लाख लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर थी। लेकिन जिस व्यक्ति ने झूठ बोला उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कानूनों में फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति ने बेईमानी की, और बेईमानी ऐसे की कि जब कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए इससे बात की गई तो इसने झूठ बोल दिया, और उस एक झूठ के सहारे सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया जिसका असर 18 लाख लोगों पर पड़ा। और बाद में जब इस व्यक्ति ने सच बताया तो सरकार की ईमानदारी भी देखिए, सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और सरकार ने तुरंत उस आदेश को, लॉकडाउन के आदेश को वापस ले लिया। ये कितनी बड़ी बात है। आपको हमने ये कहानी इसलिए सुनाई
ताकि आज आप ये समझ सकें कि इस कोरोना काल में आपकी ईमानदारी ही सबसे कारगर हथियार है। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जैसी जो बातें अब तक सिर्फ किताबों में बंद हैं, उन्हें पुस्तकों से बाहर निकालकर अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। आपने स्कूल में, कॉलेजों में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के बारे में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये लगता होगा कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, किताबी बातें हैं और आप इसे भूल गए होंगे। अपने जीवन में आपने कभी इसे लागू नहीं किया होगा, लेकिन अब समय आ गया है, अब आपको ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। और भारत के 135 करोड़ लोगों के लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत में संक्रमण के नए मामलों की संख्या भले ही अब कम हो रही है, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है। त्योहारों के समय जिस तरह की भीड़ हमारे देश के अलग अलग शहरों में दिखाई दी, उससे इस बात की आशंका पैदा हो गई है कि भारत में कोरोना का टाइम बॉम्ब एक बार फिर से फट सकता है। आज बिहार में छठ पर्व के दौरान घाटों पर जो भीड़ दिखाई दी, उसे देखकर आप डर जाएंगे। उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि कोरोना वायरस को लेकर अब भी हमारे देश में लोगों की सोच क्या है। आप जरा ध्यान से इन तस्वीरों को देखिए। आज की तस्वीरें हैं छठ की। अब आप ये देखिए ध्यान से, इनमें से कितने लोगों के चेहरे पर आपको मास्क दिखाई दे रहे हैं और कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इस तस्वीर में हमारी आपको चुनौती ये है कि मास्क को ढूंढिए। आप इस तस्वीर में ढूंढने से भी आपको मास्क नहीं मिलेगा और ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस पटना तक पहुंचा ही नहीं है। बिहार के बहुत सारे लोग दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में काम करते हैं, इसलिए अब आप सोचिए, ये सारे लोग अभी छुट्टियों में छठ की पूजा करने के लिए अपने अपने गांव बिहार में गए हुए हैं। और जब ये सारे लोग जो इस समय आपको यहाँ दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी दिख रहे हैं, जब ये लोग वापस इन बड़े शहरों में अपनी नौकरी पर लौटेंगे तो फिर क्या स्थिति होगी। और कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है, ये पहले से भी कई गुना ज्यादा तेजी से फैलेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। माताओं के साथ अब आपको हम कोरोना वायरस से जुड़े कुछ अपडेट्स बता देते हैं। महाराष्ट्र सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच हवाई सेवा और रेल सेवा पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से महाराष्ट्र सरकार ऐसा फैसला ले सकती है, क्योंकि जो लोग दिल्ली से अब मुंबई जाएंगे वो अपने साथ कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लेकर जा सकते हैं, ये आशंका है। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में आज रात 9 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया है। हालांकि इस दौरान दवाइयां और दूध बेचने वाली दुकानों सहित सभी जरूरी सुविधाएं पहले की तरह काम करती रहेंगी और अहमदाबाद के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन आने और जाने वाले यात्रियों को कर्फ्यू से छूट मिलेगी। यानी ऐसे यात्री अपना टिकट दिखाकर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जा सकेंगे। गुजरात के राजकोट, वडोदरा और सूरत में शनिवार से रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। महाराष्ट्र के पंढरपुर में 24 नवंबर की रात 12 बजे से 26 नवंबर की रात 12 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। कुल मिलाकर अब हालत यह है कि जब भारत में संक्रमण के मामले बहुत कम थे तो लोगों में डर बहुत ज्यादा था। आप इसको इस तरह समझिए, जब कुछ सैकड़ों मामले ही हमारे देश में थे तब डर कितना ज्यादा था, और अब जब संक्रमण के लाखों मामले हो चुके हैं तो डर बिल्कुल समाप्त हो गया है। और कहते हैं कि दुनिया में डर से बड़ा कोई कारोबार नहीं, और इसी डर का फायदा दुनिया की उन 3 कंपनियों को पहुंच रहा है जिन प्राइवेट बड़ी कंपनियों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। इस समय दुनिया में जिन 3 वैक्सीन के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, उसमें पहली है अमेरिका की फाइजर कंपनी द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन, दूसरे नंबर पर अमेरिका की ही मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन है, और तीसरे नंबर पर रशिया द्वारा बनाई जा रही स्पुतनिक वैक्सीन है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों वैक्सीन कितने प्रतिशत कारगर हैं, इसे लेकर पिछले कुछ दिनों में अलग अलग दावे किए गए हैं। सबसे ताजा दावा है फाइजर का, जिसने कहा है कि उसकी वैक्सीन 95% तक कारगर है। लेकिन इसी कंपनी ने पिछले हफ्ते अपनी वैक्सीन के 90% तक असरदार होने का दावा किया था। इसके बाद मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन के 94.5% असरदार होने का दावा किया, और अब मॉडर्ना ने कहा है कि उसकी वैक्सीन भी 90 नहीं 95% तक सफल है। इसी बीच रशिया की तरफ से दावा किया गया कि स्पुतनिक वी 92% तक असरदार है। यानी अब ये सारी वैक्सीन जो हैं, वैक्सीन के 90%, 92%,
94.5% और 95% तक सफल होने के ये आंकड़े एक बार को देखने में ऐसे लगते हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कट ऑफ लिस्ट के आंकड़े हों, कट ऑफ परसेंटेज हो। पिछले हफ्ते जब फाइजर ने अपनी वैक्सीन के 90% तक सफल होने का दावा किया था, तब इस कंपनी के शेयर्स में 19% का उछाल आ गया था और कंपनी के शेयर पिछले एक वर्ष में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे। लेकिन जब इसके बाद मॉडर्ना कंपनी ने 94% सफलता का दावा किया तो फाइजर के शेयरों के दाम 4.5% तक गिर भी गए। इसकी वजह यह थी कि फाइजर द्वारा बनाई गई वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर करके रखने की जरूरत होगी, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है, जबकि मॉडर्ना की वैक्सीन को सामान्य रेफ्रिजरेटर में भी रखा जा सकता है। इस वजह से मॉडर्ना के शेयर के दाम 1.6% तक बढ़ गए। लेकिन आज फाइजर की वैक्सीन के 95% तक सफल होने के दावे के बाद इस कंपनी के शेयरों के दाम एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। स्थिति यह है कि दुनिया भर में फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर करके रखने के लिए जरूरी रेफ्रिजरेटर्स का प्रोडक्शन तेज हो गया है। इन वैक्सीन को जिन विशेष प्रकार की शीशियों में स्टोर किया जाएगा, उनका उत्पादन भी अब बहुत तेज कर दिया गया है। बाकी के लॉजिस्टिक्स पर भी काम शुरू हो गया है। जिन बक्सों में इन वैक्सीन को रखा जाएगा, उनकी जीपीएस ट्रैकिंग कैसे होगी, इसका प्लान भी तैयार हो रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देशों ने इन वैक्सीन के लिए ऑर्डर देना भी शुरू कर दिया है। लेकिन ये वैक्सीन कब और किस तारीख को बाजार में आएंगी, किसी को पता नहीं। लेकिन बाजार में तो ये जब आएंगी तब आएंगी, लेकिन सिर्फ ऐलान करने से ही इन कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए अभी से ही कमा लिए हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि ये जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, ये वैक्सीन के नाम पर पैसे का खेल खेल रही है। ये पूरा जो खेल है अब एक व्यापार में बदल चुका है और ये एक बिजनेस बन चुका है। और ये जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, ये इस वैक्सीन के नाम पर वैक्सीन के रिलीज होने से पहले ही हजारों लाखों करोड़ रुपए कमा चुकी होंगी। और भारत में तो हालात ये हैं कि वैक्सीन को छोड़कर कोरोना से 99.9% तक लड़ने का दावा करने वाले साबुन बाजार में आ चुके हैं, डिस्टेंपर बाजार में आ चुके हैं, पेंट्स बाजार में आ चुके हैं, टॉयलेट क्लीनर्स तक, ये सब बाजार में आ चुके हैं। यानी वैक्सीन नहीं आई, लेकिन इसके अलावा सब कुछ आ चुका है जो ये कह रहा है कि इससे कोरोना आपके आसपास नहीं आएगा। जैसा हम आपको बता रहे हैं, पेंट भी आ चुके हैं, बहुत सारा सामान आ चुका है। यानी बाजार आपके डर का बहुत अच्छी तरह से दोहन कर रहा है और आपको शायद इस बात का एहसास भी नहीं है। अब बाजार में जिस कदर आपने देखा होगा हैंड सैनिटाइजर्स बिक रहे हैं, जिस तरह का और बाकी का सामान बिक रहा है, सब कुछ, सारी चीजें, आपका इम्यूनिटी बढ़ाने वाली अलग अलग दवाइयां, आपका इम्यूनिटी बढ़ाने वाला अलग अलग सप्लीमेंट्स, ये सब कुछ एक व्यापार में बदल चुका है, एक बिजनेस में बदल चुका है। और इसे कहते हैं डर का व्यापार। लोगों को डराया जाए और फिर उनसे पैसा वसूला जाए। ये सबसे बड़ा व्यापार होता है पूरी दुनिया का और इसका हर जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन कई बार डर खत्म भी होने लगता है और कई बार जो जनता होती है वो डर से थकने लगती है। जैसा कि भारत में आपको दिख रहा है, अब ऐसा लगता है कि भारत के लोग शुरू में तो बहुत डरे, डर चारों तरफ फैल गया, लेकिन अब भारत के लोग डरते डरते थक चुके हैं। सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि रात में जलती चिताओं की जिन तस्वीरों को देखकर लोगों को डरना चाहिए, शमशान घाट में जिस वेटिंग लिस्ट को देखकर लोगों को डरना चाहिए, क्योंकि अब मोक्ष प्राप्ति के लिए भी वेटिंग लिस्ट है और लोगों को सावधान हो जाना चाहिए था, उसके प्रति सब लापरवाह बने हुए हैं। इस लापरवाही ने कैसे दिल्ली को एक बार फिर मई और जून वाली स्थिति में पहुंचा दिया है, उस पर हमने आज एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो लोग कोरोना के मरीज हैं, शिकार हुए हैं, उनसे भी मिल रहे हैं। यह रिपोर्ट देखकर आपको ये समझ आ जाएगा कि दिल्ली में इस समय हालात कितने नाजुक हैं, कितने खतरनाक हैं। और ये देखकर आप ये मत सोचिएगा कि ये हालात और ये स्थिति आपकी नहीं हो सकती।
कोरोना काल पहले ही देश के लिए जी का जंजाल बना हुआ है और अब ये बदहाली, बदहवासी, मौत और कर्ज के जाल में लोगों को जकड़ने लगा है। 16 तारीख की एडमिट कब से? 16 को ही हो गई है, रात को 12 बजे। जो जिंदा बच गया उसे कर्ज का बोझ मार रहा है और जो जिंदा बचने की कोशिश में अस्पताल पहुंच गया उसे सिस्टम एक गुमशुदा लाश में बदल रहा है। अस्पतालों के पास ना इलाज है, ना लिहाज है और ना ही इस बीमारी का कोई पुख्ता इलाज है। इस अस्पताल से 100 मीटर की दूरी पर रहने वाले सुरेश राय संक्रमण की आशंका के बाद जीटीबी अस्पताल में भर्ती तो हो गए, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में वो एक लापता लाश में बदल गए। अस्पताल दावा करता रहा कि सुरेश कोविड वार्ड से भाग गए हैं, लेकिन 2 दिन की तलाश के बाद उनकी लाश किसी और मंजिल पर मिली। मॉर्निंग जब आके 7 ओ क्लॉक हमने यहाँ पता किया कि हमारे पेशेंट का स्टेटस क्या है। एट दैट टाइम उनका कहना है कि आपका पेशेंट जो है वो रात को 1 से 1:30 बजे के बीच में एब्सकॉन्ड हो गया, जो कि हमारे लिए भी सरप्राइजिंग था। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की ढूंढने की, अपने घर पे भी पता किया, सारा जगह पता, क्योंकि मेरा घर यहाँ से हार्डली 100 मीटर्स की दूरी पर है, बट वो कहीं नहीं मिले। हम लोगों ने इनको पूछा कि इन्होंने बोला हम लोग सर्च कर रहे हैं, बट वो नहीं मिल रहे हैं। कल भी जब हम उनको सर्च कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, तब कल जाके दोपहर में करीब 2:30-3 बजे के करीब हमको बताया गया कि एक डेड बॉडी मिली है, आप उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। वो आइडेंटिफाई जब हुए तब वो मेरे फादर ही थे। सुरेश राय 11 नवंबर को इस अस्पताल में भर्ती हुए थे। हालांकि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उनके घर वालों को बताया गया कि उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। इस बीच वो सिर्फ बाथरूम तक गए और जीवित नहीं लौटे। संगम विहार में रहने वाले बुजुर्ग घनश्याम ने 10 नवंबर को अपनी बेटी आरती को इस अस्पताल में भर्ती कराया था। आरती भी कोरोना का शिकार थी। 13 नवंबर तक घनश्याम की अपनी बेटी से बात होती रही, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गई। आरोप है कि आरती 3 दिन तक अस्पताल में भूखी प्यासी भटकती रही, क्योंकि उसका वार्ड अचानक बदल दिया गया था। जब एक गार्ड ने बदहाल हालत में रोते हुए आरती को देखा, तब अस्पताल ने इसकी जानकारी घनश्याम को दी। मैं खुद ढूंढता रहा कि मेरे सारे उनके जितने भी इनके वो डिटेल है, के ये देखिए सर, सारे इनके अंदर के डिटेल है, ये फ़ोन नंबर, ये सारे उनका अंदर में परेशान रहा के, और इनके कंट्रोल रूम तक भी गया, उनको भी नहीं पता चला कि लड़की कहाँ है के। गार्ड से मैं बड़ा मुश्किल से मैं गार्ड को पैर हाथ जोड़ा, तब वो पता किए पूरे में, तब जाके मिला मेरे को MCR बिल्डिंग में। उसमें कोई चीज़ सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये कहानी 1 या 2 परिवारों की नहीं है। जो मरीज अस्पताल में कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं, उनके घर वाले बाहर आधी अधूरी व्यवस्थाओं और सरकारी तौर तरीकों से जूझ रहे हैं। तो मतलब अटेंडेंट क्या करे, हम लोग पूरी रात यहाँ पर खड़े रहते हैं। हमें 9 दिन हो गए हैं, हम लोग यहाँ सर्विस रोड पे गाड़ी लगाकर गाड़ी में बैठे रहते हैं कि शायद अपनी माँ से एक बार बात हो जाए। शिकायत यह है कि जब तक घर वाले मरीज से उसके फोन पर बात करते हैं तो नेटवर्क में कोई समस्या नहीं आती, लेकिन जब मरीज के पास मोबाइल फोन नहीं होता तो जिन हेल्पलाइन नंबर्स के विज्ञापनों से दिल्ली इस समय पटी पड़ी है, उसका नेटवर्क नहीं मिलता है तो कोई फोन नहीं उठाता, और जो फोन उठाता है उसके पास कोई जानकारी ही नहीं होती। 4 दिन से हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। फोन मिला के दुखी हो रहे हैं। उन्होंने इनके अंदर के फोन ये उठा नहीं रहे हैं, जो वार्ड के नंबर है। रिसेप्शन पे करते हैं, ये कोई जवाब नहीं देते हैं कि हम क्या करें, वार्ड के नंबर खराब है। तो पहली बात तो फोन कोई उठाता नहीं है, दूसरी बात उठाता तो कहता कि मुझे भी नहीं मालूम, आप प्लीज करिए, आप ये नंबर नोट कीजिए, ये नंबर नोट कीजिए, ये नंबर है। कोई फोन पिक नहीं कर रहा। देखो अभी मैं सेकंड कॉल मिलाता हूँ, वो भी पिक नहीं करेंगे सर। सारे फ्रॉड है, कोई पिक नहीं करता फोन। पेशेंट का पता नहीं होता, 32 घंटे बाद कहते हैं कि गुमशुदा की तरह बोल देते हैं कि हमें नहीं मालूम क्या है, कहाँ पे पेशेंट है। नहीं, हॉस्पिटल लेवल में तो कोई ऐसी समस्या नहीं है ना। हॉस्पिटल लेवल में परेशानी है। पेशेंट अगर अपने आप में परेशान है या होने के बाद डर रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप भी मार्केट जाते हैं, आप लोगों ने इतनी स्थिति देखी होगी इस फेस्टिवलों में, पब्लिक बेधड़क घूम रही है, और जब हो जाता है तब पैनिक हो जाती है शायद। आई थिंक ये थोड़ा सिचुएशन मैंने नोट किया है लोगों में, ये देखा है। 2644 2644 एक्स्ट्रा कोविड बेड्स ऐड होंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर। साथ में ही 42 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ICU का 80% बेड्स को रिजर्व किया गया है। अस्पतालों में मरीज गुमशुदा लाशों में बदल रहे हैं, तो जिन शमशान घाटों पर जीवन का अंतिम पड़ाव होता है, वो शमशान घाट अपनी क्षमता खोने लगे हैं।
दिल्ली में कोरोना से एक दिन में होने वाली मौतों का आंकड़ा पिछले दिनों 100 से ज्यादा हो गया था। कोरोना से पहले दिल्ली में हर रोज औसतन 250 से 300 लोगों की मृत्यु होती थी। शमशान घाट इसके लिए पर्याप्त थे, लेकिन अब दबाव बढ़ता जा रहा है। 1:45 बजे से हम लोग लाइन पे लगे हुए हैं और करीब 1 घंटा हो चुका है, 1.25 घंटा करीब हो चुका है और अभी भी हमारा नंबर आया नहीं है। करीब 3 लोग अभी भी हमसे आगे हैं। यहाँ पे लगभग मुझे उनको लाए हुए 2 घंटे हो गए हैं और 2 घंटे से हम यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। यानी पहले मरीज अस्पताल में इलाज के लिए घंटों और दिनों तक इंतजार करते हैं और अगर कोरोना से जंग न जीत पाए तो फिर मोक्ष के लिए भी इंतजार खत्म नहीं होता। देखिए, हमारा नगर निगम का जो निगमबोध घाट है वो हमारा बहुत प्रतिष्ठित शमशान घाट है और लोगों की बड़ी आस्था है। वहाँ पे 104 प्लेटफॉर्म है, 6 हमारे CNG के हैं, तो हमने 104 जो प्लेटफॉर्म है उनको 2 हिस्सों में बांट दिया है। 52 कोविड वाले कर दिए हैं, 52 नॉन कोविड वाले कर दिए और CNG पे टोटल कोविड वाला कर दिया है, ताकि जिनके परिजनों की दुखद मौत हो रही है उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। अब आप एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि कोई मरीज खुशकिस्मत निकला, उसे प्राइवेट अस्पताल में बेड भी मिल गया, इलाज भी हो गया और जान भी बच गई। लेकिन ये इलाज जिस कीमत पर होता है वो अच्छे खासे व्यक्ति की भी कमर तोड़कर रख देता है। ये अश्वनी तयाल है, जिनके 67 वर्षीय पिता कोरोना से संक्रमित होने के बाद दिल्ली के साकेत में मैक्स अस्पताल में 24 अक्टूबर को भर्ती हुए। 7 नवंबर तक इनके पिता के इलाज का बिल 22,75,726 रुपए तक पहुंच गया। अश्वनी तयाल ने जब इसकी शिकायत ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री से की तो इस बिल को रिवाइज किया गया और नया बिल बना 14,50,876 रुपए का। इस बिल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन फीस थी 11,000 रुपए, डॉक्टर की 14 दिनों की कंसल्टेंट फीस थी 45,500 रुपए, 14 दिन की दवाओं की फीस थी 5,91,340 रुपए, 14 दिनों की इन्वेस्टिगेशन फीस थी 2,85,115 रुपए, रूम रेंट था 1,95,750 रुपए, 14 दिन की मेडिकल कंज्यूमेबल फीस जिसमें PPE किट्स, ग्लव्स, मास्क, सिरिंज वगैरह शामिल होते हैं, उनका बिल बना 1,14,000 रुपए। इक्विपमेंट फीस लगाई गई 93,240 रुपए। अन्य चार्ज 98,570 रुपए लगाए गए। प्रोसीजर्स फीस 15,550 रुपए रही। एडवांस जमा कराए गए थे 1 लाख रुपए। ऐसे में 7 नवंबर तक बिल की राशि बनी 14,50,876 रुपए। सेकेंड डे जो सबसे बड़ा मेरे को शॉक लगा, सेकेंड डे जो बिल आया 27 को मेरे पास मैसेज आया 5,13,019 रुपीज़ का। तो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ इन 2 days बिल वॉज 5,13,000। अब अगर आप ये सोचिए कि जब 2 दिन का बिल अगर 5 लाख का है, अगर मैं उसको मैं मान के चलता हूँ कि 30 days में अगर ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो अनप्रिडिक्टेबल है, अगर मैं उसको 30 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2,50,000 इंटू 30 इट कम्स टू 75 लाख। दिल्ली सरकार ने 20 जून को कोरोना का इलाज करने वाले प्राइवेट अस्पतालों के बिलों को काबू करने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में 60% बेड्स के कोरोना पैकेज पर कैप लगाने का आदेश दिया था। इसके मुताबिक दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल कोरोना के सामान्य रोगी जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत हो, उनका एक दिन का अधिकतम पैकेज 10,000, गंभीर रोगी जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, उनका अधिकतम पैकेज 15,000 और गंभीर रोगी जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत है, उनका अधिकतम पैकेज 18,000 रुपए तक ही हो सकता है। दिल्ली सरकार के इस आदेश में कहा गया था कि मरीज से PPE किट, ग्लव्स और सिरिंज का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन त्याल परिवार का बिल देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन जब हमने मैक्स अस्पताल से इस बारे में जवाब मांगा तो उन्होंने अजीबोगरीब बात कही। मैक्स अस्पताल ने कहा कि अश्वनी तयाल ने अपने पिता के लिए जो हॉस्पिटल बेड चुना वो उन 40% बेड्स में से एक था जिन पर कोई कैप नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि भला कोई मरीज या उसका परिवार महंगे बेड को जानबूझकर क्यों चुनेगा? अश्वनी तयाल ने किसी तरह से ये बिल तो चुका दिया, लेकिन परेशानियां यही खत्म नहीं हुई। जब उन्होंने इसके लिए इंश्योरेंस क्लेम किया तो ये क्लेम अस्पताल और इंश्योरेंस कंपनी के झगड़े में फंस गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद ये विवाद सुलझ गया और इंश्योरेंस कंपनी ने भरोसा दिलाया कि क्लेम की रकम जारी कर दी जाएगी। लेकिन समस्या यही खत्म नहीं होती। अगर आप बिल चुकाने में सक्षम भी हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको अस्पताल में बेड मिल ही जाएगा।
दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मिलाकर अभी 7,500 से ज्यादा बेड्स उपलब्ध हैं। मैंने देखा है ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रही है आईसीयू बेड्स में। नॉर्मल सिंपल बेड्स हैं उनमें इतनी प्रॉब्लम है नहीं। आईसीयू बेड्स में हम चाहते हुए भी कम से कम 1, 2, 3 लोगों को हम बोलते हैं कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि हमारे बेड नहीं है। दिल्ली में चिताएं रात में जल रही हैं और मोक्ष पाने के लिए वेटिंग लिस्ट है, और जिनको किसी तरह से इलाज मिल रहा है उन्हें इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कोरोना से बचने पर उन्हें अस्पताल का बिल मार नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन सारी बुरी तस्वीरों के बावजूद अच्छी बात यह है कि अब सिर्फ कुछ ही महीनों की बात है, भारत के लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन अब बहुत जल्द मिलने वाली है। और भारत के स्वास्थ्य मंत्री, आपको याद होगा कल उन्होंने जी न्यूज़ को यह बताया है कि भारत में निर्मित स्वदेशी वैक्सीन अगले साल के शुरुआत में ही, हो सकता है जनवरी या फरवरी तक वो वैक्सीन तैयार हो जाएगी और अगले साल जुलाई तक भारत के लगभग 25 से 30 करोड़ लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच भी जाएगी। इसलिए आपसे हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जब 1 साल आपने निकाल लिया लगभग, तो अब कुछ महीनों की बात और बची है, कुछ महीने, कुछ दिन की बात है। बस थोड़े दिन और अनुशासन में रहना सीख लीजिए, और आप अगर कुछ महीने और अनुशासन में रहे, कुछ महीने और आपने मास्क के साथ बिता लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिता लिए, तो उसके बाद आप एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके देश को कोरोना वैक्सीन के बारे में एक नई जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि वो आज कोरोना टीकाकरण की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए हैं और इस मीटिंग में कोरोना वैक्सीन के विकास, उसके नियंत्रण और उसे लोगों तक पहुंचाने के विषय पर जानकारी उन्होंने ली है। और कोरोना वैक्सीन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी और तैयारी का भी उन्होंने मूल्यांकन किया है। ऐसा उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ट्विटर पर लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हम आपको बता रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। अब हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां कुछ ही महीनों में भारत में निर्मित वैक्सीन हमारे पास होगी, और जो विदेशों में जो वैक्सीन्स बन रही हैं उनसे भी लगातार बातचीत भारत सरकार की हो रही है। वो वैक्सीन्स भी भारत में आ जाएंगी और अब इस बात की तैयारी चल रही है कि जब ये सारी वैक्सीन्स यहां होंगी तो उन्हें लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसकी योजना और उसका पूरा रोड मैप तैयार हो रहा है। आपको बस इतना करना है कि जब तक ये वैक्सीन आए तब तक आप अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कीजिए। इस अनुशासन को आप कैसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना सकते हैं, इसके लिए आज हमने एक प्रयोग किया। हमारी टीम 2 डॉक्टरों के साथ दिल्ली की सड़कों पर निकली और जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे थे उनसे हमने बात की, और हमारे साथ मौजूद डॉक्टरों ने खुद लोगों को समझाया कि इस वायरस को लेकर ईमानदारी बरतना क्यों जरूरी है। लेकिन इस दौरान हमारी टीम ने जो देखा वो भी कम हैरान करने वाला नहीं था। उसकी एक झलक आज आप सबको, पूरे देश के लोगों को देखनी चाहिए। कोई जरूरत ही नहीं है मास्क की, बल्कि मास्क तो हमारे को 50 बीमारी और क्रिएट करेगा। वो थोड़ा भूल गए ना, थोड़ा घर पे, उसकी वजह से सांस लेने में वैसे दिक्कत होती है थोड़ी। हम इस समय शाहदरा के इलाके में हैं और डॉक्टर सुनील हमारे साथ में है, अनुश्री हमारे साथ में है डॉक्टर। तो अभी हम बात करेंगे, कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, या लगा रहे हैं तो प्रॉपरली नहीं लगा रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगाते? थूका था ना, अभी थूक आ रहा था, अब मास्क में तो थूक नहीं सकते सर जी। तो यहाँ वैसे भी सड़क पे थूक नहीं सकते मना? हाँ जी। इतने सारे लोगों को बिठाते हैं, उनके साथ चलते हाँ जी, हाँ जी। नहीं लगाएंगे इस तरह से तो हमें भी तो बीमारी लग सकती है सर जी। आपको मालूम है ना? हाँ जी, हाँ जी। मास्क जब पहनोगे, नाक, आपका मुंह और चिन वाला पार्ट पूरा कवर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जब आपको थूकना है तो इसको साइड में जाके थूकिए ना, रोड पे थूक रहे हैं लोगों को और इन्फेक्शन होगा। नहीं, गलत बात है ऐसे पब्लिक प्लेस पे थूकना। गलती हुआ। हाँ जी। आप मास्क नहीं पहनना पसंद करते? नहीं सर, मैं एक्चुअली सांस का प्रॉब्लम है मेरे को इस करके। अच्छा, तो आपके लिए तो और डेंजरस है, यहाँ पे सांस की प्रॉब्लम है आपको, कोरोना हो सकता है। नहीं, इस करके रह रहा है। सॉरी, वेरी सॉरी। नहीं, सॉरी नहीं, आपके लिए सॉरी हो जाएगा। अगर वो खुद को नहीं बचाना चाहते हैं तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए, और प्लस हो सके तो
अगर कोई उनका करीबी है उसको कम से कम मतलब बोल दें कि प्लीज़ इन्हें बोलिए कि ढंग मतलब मास्क वगैरह इस्तेमाल करें। मास्क के बिना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए बिना यहाँ चल रहे हैं और बैठे हुए बसों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को मतलब अवेयरनेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मास्क अभी साहब भोजन करके आए। नहीं, कहाँ से आए? अभी इटावा से हम आए। इटावा भोजन करके तो काफ़ी देर हो गई होगी आपको बैठे हुए यहाँ। तो अभी साहब ने बातचीत करनी नहीं समझते आप? ठीक है। मास्क नहीं लगाना चाहते आप? लगाना चाहते हैं साहब। तो क्यों नहीं लगाया? तो भोजन करके आ रहे हैं अभी। खाना खाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है मास्क लगाने में? नहीं। तो क्यों नहीं लगाया आपने? हाँ, आप खुद को नहीं लगा रहे हो मास्क, ठीक है, वो ठीक है। बाकी लोग आपके पास आ रहे जा रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं, आप ऐसे पब्लिक प्लेस पे बैठे हो, 50 लोगों को आप इन्फेक्ट करोगे। आपको लगता है मास्क नहीं लगाना? कोई ज़रूरत ही नहीं है मास्क की, बल्कि मास्क तो हमारे को 50 बीमारी और क्रिएट करेगा। हम कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे हैं यहाँ रुक रहा है, बैक्टीरिया जो हम छोड़ रहे हैं यहाँ रुक रहा है, इनहेल हाइपोक्सिया वगैरह ये डॉक्टर मेरे से बेहतर जानते हैं। के दिमाग में मिथ पैदा हुआ है, ठीक है, गलत चीज़ें आपने सीख रखी है, उनको सुधार करने की जरूरत है। नहीं तो आप एक सुसाइड बम है, इतने सारे लोगों के लिए सुसाइड बम की तरह काम करोगे। डॉक्टर आपको क्या लगा, क्या है इसकी मेन जड़ क्या है? जिस तरह हमने अभी ऑब्जर्व किया, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे लोगों ने एक मजाक बना रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो बिल्कुल नहीं हो रही। मैंने आज रूट लेवल पे जो ऑब्जर्व किया है वो यही है कि लोगों में अभी भी अवेयरनेस की कमी है, साथ में मिसकंसेप्शंस इतने ज़्यादा हैं, उन्हें मास्क की इम्पोर्टेंस नहीं पता है, उन्हें मास्क एक बोझ लग रहा है। जो तस्वीरें अभी आपने देखी, यही भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। और शायद आज आपको सुनकर अच्छा ना लगे, लेकिन भारत की सबसे बड़ी चुनौती भारत के अपने ही लोग हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ा रहे हैं, जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं और दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं। आप इन लोगों के बहाने सुनकर समझ गए होंगे कि लोग कैसे अब भी लापरवाह बने हुए हैं, और वो ये शायद समझ रहे हैं कि वो बहुत बहादुर हैं। ये बहादुरी नहीं है, ये कायरता है। लेकिन असल में ये लापरवाही नहीं, एक प्रकार की बेईमानी भी है। मास्क पहन कर रखना और अपने संक्रमण के बारे में ईमानदारी से बाकी के लोगों को सही जानकारी देना, यही आज सबसे बड़ी ईमानदारी मानी जाएगी। यह देश के प्रति आपका सच्चा दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है, और जो इस जिम्मेदारी को नहीं समझता उसे आप परिवार, समाज और देश का हितैषी बिल्कुल नहीं मान सकते। कुल मिलाकर कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में जानकारी छिपाना सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए घातक है, और कोरोना पॉजिटिव हो जाने पर खुद को दूसरों से अलग कर लेना, लोगों को इस बात की जानकारी देना और लोगों को यह बताना कि वो आपसे दूर रहें, यही इस समय सच्ची ईमानदारी है। इसलिए ईमानदार बनिए, ईमानदारी से मास्क पहनिए, ईमानदारी से सोशल डिस्टेंसिंग अपना मेंटेन करके रखिए, और ईमानदारी से अपने स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी बाकी सबके साथ शेयर कीजिए। क्योंकि आरोग्य सेतु जैसे जो ऐप्स बनाए गए हैं, ये सारे ऐप्स ईमानदारी पर आधारित हैं। अगर आप ईमानदारी बरतेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे, और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप अपने लोगों का ख्याल भी रख पाएंगे, आप नौकरी कर पाएंगे, आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, सबसे बड़ी बात आप जिंदा रह पाएंगे। और आपका ये स्वास्थ्य ही अब आपका नया पासपोर्ट है, और ये पासपोर्ट ना सिर्फ आपको संभाल कर रखना है बल्कि अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करके आपको इसे हमेशा अपडेट करते रहना है। आपका हेल्थ पासपोर्ट कितना मजबूत है इसका पता आपका आरोग्य सेतु ऐप देखकर लगाया जा सकता है। आपके दफ्तर में आपके शरीर का तापमान चेक करके यह पता लगाया जा सकता है कि कहीं आपको बुखार तो नहीं। आप इन सब पैमानों पर सिर्फ तभी खरे उतर पाएंगे जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ईमानदारी बरतेंगे। आपने ये सोचा होगा, देखा होगा, अब जब आप अपने दफ्तर जाते हैं तो पहले आपकी सेहत देखी जाती है, आपका टेम्परेचर चेक होता है। अब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो पहले आपका टेम्परेचर और आरोग्य सेतु चेक किया जाता है। एयरपोर्ट जाने से पहले आरोग्य सेतु चेक होता है और यह तय किया जाता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं हैं। कोई भी हवाई जहाज में सफर करने से पहले, ट्रेन में सफर करने से पहले सबसे जरूरी चीज है आप स्वस्थ हैं या नहीं। और यकीन मानिए आपको अब अगली नौकरी भी तभी मिलेगी जब वो कंपनी ये देख लेगी कि आप स्वस्थ हैं और इस काबिल हैं कि आप कम से कम हफ्ते में 7 में से 5 दिन 9 से 10 घंटा लगातार काम करने के काबिल हैं। आप
5 दिन हफ्ते में दफ्तर आ सकते हैं, तब आपको अगली नौकरी मिलेगी। इसलिए ये मानकर चलिए, आगे से आप अगर फिल्म देखना चाहते हैं, आप मॉल में जाना चाहते हैं, आप हवाई जहाज में जाना चाहते हैं, बस में जाना चाहते हैं, मेट्रो में जाना चाहते हैं, किसी के घर जाना चाहते हैं, हर चीज के लिए एक ही पासपोर्ट है और वो है आपका स्वास्थ्य। लोग अपने घर में बुलाने से पहले भी आपसे ये चेक करेंगे कि आप स्वस्थ भी हैं या नहीं। कोरोना वायरस की वैक्सीन आने वाली है, लेकिन अब तक आपको अनुशासन में तब तक रहना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि इस वायरस ने दुनिया के तमाम लोगों की तरह आपको भी शायद थका दिया होगा। इसे अंग्रेजी में पैंडेमिक फटीग कहा जाता है, जब आप किसी महामारी से थक चुके होते हैं। डर भी आपको अब और डराता नहीं है, लेकिन अभी इस थकावट से हारने का समय नहीं है। थोड़ा सा और समय आपको लगेगा। आपको अभी कुछ और महीने अपने आप को सुरक्षित रखना है, थकना नहीं है और इस ईमानदारी को सबसे बड़ी वैक्सीन मानकर अभी आपको चलना होगा। ये ईमानदारी ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.